अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर कि सर हमारे नाज़रीन भी खैर ऑफियत से होंगे। मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले व्लॉग में आज हम बात करेंगे कि जो ईरान की जानिब से हमला किया गया है, इसराइल की जानिब से शुरुआत की गई। अब जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, ठीक है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, ईरान ने तमाम अरब ममालिक पर हमला किया है ओमान के अलावा। हुँ, रियाद पर भी, दुबई भी, अबू धाबी भी, कुवैत भी, कतर भी। तो एक आप ये तो समझें कि ये तमाम ममालिक अब जस्टिफाइड हो गए हैं ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने के लिए। गो कि उन्होंने अभी ये ऐलान नहीं किया, लेकिन ईरान ने तमाम अरब ममालिक को इस जंग में अपने साथ घसीट लिया है। मैं ये समझता हूँ, ये दुरुस्त है कि वहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद थे, लेकिन वो अमरीकी अड्डों पे से सारे अमरीकी निकाल दिए गए थे। लेकिन ईरान के इस हमल से इस्लामी उम्मा भी तकसीम हुई है, मैं समझता हूँ, और जंग में और मुल्कों को शामिल होने का जवाज़ मिल गया है। ईरान ने अपने ख़िलाफ़ एक बड़ा इत्तेहाद बना लिया है। अब ये देखिए ना कि अमेरिका इन तमाम अरब ममालिक को कहेगा कि आप ईरान के ख़िलाफ़ हमारी मदद करें, आप ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में हमारी मदद करें। ये दुरुस्त है कि ईरान ने पहले वार्निंग दी हुई थी कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो मैं अमरीकी अड्डों को निशाना बनाऊँगा। लेकिन मेरे ख़्याल में ईरान को अपना फ़ोकस इसराइल पे रखना चाहिए था और ज़्यादा तवज्जो उसको अमेरिका के बहरी बेड़ों पे रखनी चाहिए थी, उसको इसराइल के ऊपर रखनी चाहिए थी। ये जो रियाद पर बम मारा है, दुबई पर मारा है, मिसाइल मारे हैं, इससे मैं समझता हूँ कि ओआईसी में और मुस्लिम ममालिक में ईरान की हिमायत में कमी होगी। इससे ईरान को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। स्ट्रैटेजिकली मैं समझता हूँ, अगर मैं देखूँ तो इससे अमेरिका को फ़ायदा होगा। अमेरिका ने वहाँ से अपने सारे फ़ौजी निकाल लिए हुए थे, असासे निकाल लिए हुए थे, उसने उनको वहाँ से ऑलमोस्ट खाली कर दिया हुआ था और ईरान को पता था कि वो तमाम अड्डे अब खाली हैं। लेकिन फिर भी ईरान ने वहाँ हमला किया है। अब सूरत हाल ये है कि इससे लड़ाई बढ़ेगी और लड़ाई चौमुखी भी हो सकती है। आप देखें ना, सऊदी अरब ने भी इसके ख़िलाफ़ बयान जारी किया है, यूएई ने भी बयान जारी किया है। सब ममालिक कह रहे हैं कि हम बदला लेने का अपना हक़ महफूज़ रखते हैं। तो वो बदला लेने का हक़ ये भी हो सकता है कि आप अमेरिका की सहूलतकारी शुरू कर दें। पहले आप कह रहे थे कि हमारी सरज़मीन इस्तेमाल ना हो, अब आप सरज़मीन और एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें कि हम पर आपने मिसाइल मारे हैं तो हम क्या करें? आप अमेरिकन प्रोटेक्शन लेनी शुरू कर दें बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगा है कि ये ठीक है कि ईरान जंग को रोकने के लिए ये बात करता था कि मैं करूँगा, लेकिन इसको ईरान को ये भी देखना है कि इसके नतीजे में वो मुस्लिम वर्ल्ड में आइसोलेशन की तरफ जाएगा। तमाम ममालिक सफारतकारी के हक़ में थे, तमाम ईरान के हक़ में बात कर रहे थे, लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है ये मिसाइल मारने का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। तो मुज़म्मिल साहब, अगर हम बात करते हैं नुकसानात की, तो ईरान को अब तक कितना नुकसान पहुँचा है? देखें, ईरान पर जो पहला हमला था अमेरिका का, वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत सख्त था हुँ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 जहाज़ थे, कुछ 200 कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 400-500 जहाज़ था जो पहली दफ़ा आया। उसने मुख्तलिफ़ शहरों में 30 मुकामात से ज़्यादा को निशाना बनाया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस, ख़ामनेई के घर पे 7 मिसाइल मारे हैं, उसके अलावा पासदारान इनकलाब के दफ़ातर और सब जगह। और अभी नुकसानात की तफ़सीलात इसलिए नहीं आई कि ईरान ने भी वहाँ हर किस्म की वीडियो बनाने से मना कर दिया है कि कोई किसी नुकसान की वीडियो नहीं बनाएगा। इंटरनेट सर्विस भी वहाँ मुअत्तल है और वहाँ लोगों को घरों में रहने का कह दिया है, तो लिहाज़ा नुकसानात की कवरेज नहीं हो रही। अच्छा, नुकसानात की कवरेज इसराइल से भी नहीं हो रही, उन्होंने भी वीडियोज़ बनाने पर पाबंदी लगा दी है, दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझें कि जैसे हमने कहा, गल्फ़ स्टेट्स और ये पूरे खित्ते की एयर स्पेस बंद हो गई है, पैसेंजर ट्रैवलिंग बंद हो गई है, कार्गो सर्विसेज़ बंद हो गई हैं, ट्रेड बंद हो गई है पूरे खित्ते में। तो मैं इसको एक वर्ल्ड वॉर के तनाज़ुर में ही देखता हूँ। ये एक तीसरी जंग-ए-अज़ीम है जिसमें 8-10 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, पूरे अरब ममालिक, इसराइल, अमेरिका, ईरान, सब एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। उधर से हिज़्बुल्लाह ने भी हमले किए हैं, उधर से हुसियों ने भी हमले किए हैं, उधर से हमास भी है, ईरान की प्रॉक्सीज़ भी एक्टिव हैं। तो हम इसको सेमी वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, लेकिन ईरान का नुकसान काफ़ी हुआ है। कहा जा रहा है कि इसराइल ने वहाँ पर टारगेट किलिंग भी की है, लेकिन अभी ईरान से मुकम्मल नुकसानात की तफ़सीलात नहीं आई। कहा जा रहा है कि उनके इंटेलिजेंस चीफ़ को निशाना बनाया गया है। फिर ख़ामनेई के ये कहा जा रहा है कि वो तेहरान से बाहर हैं, कुछ लोगों की राय है कि वो ईरान से बाहर हैं।
बहुत महफूज मुकाम पर चले गए हुए हैं। प्रेसिडेंट पजेश्कियान को भी मारने की कोशिश की गई है। तो एक टारगेट किलिंग का भी एस्पेक्ट है कि पता नहीं कौन कौन मर गया है। पिछली दफ़ा तो ईरान ने तमाम तफसीलात जारी कर दी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एयर स्ट्राइक्स तो हुई हैं। लास्ट टाइम हमें मोसाद का नेटवर्क ईरान के अंदर भी एक्टिव नज़र आया था। हम्म। इस बार हमें ईरान के अंदर मोसाद का नेटवर्क नज़र नहीं आया। लगता है ईरान ने उसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन बाहर का हमला बहुत ज़बरदस्त और बहुत सख्त था। तो मुज़म्मिल साहब, ये बात तो चले आपने क्लियर कर दी कि मेक श्योर होप्स हो कि ईरान के अंदर मोसाद का नेटवर्क वाइप आउट हो चुका है ईरान की जानिब से। तो ईरान ने कितना नुकसान पहुंचाया? अच्छा, ये भी एक सवाल है कि ईरान ने कितना नुकसान पहुँचाया। आप बताएँ रियाद में कोई बड़ा नुकसान हुआ है? आप बताएँ दुबई में कोई बड़ा नुकसान हुआ है? आप बताएँ बहरीन में कोई बड़ा नुकसान हुआ है? नहीं। कतर ने भी कहा है कि हमने सारे ड्रोन मार गिराए हैं। टेक्निकली अमेरिका ने इन ममालिक को तैयार किया हुआ था और वह एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन जो हैं डोम लगाए हुए थे, और अरब अरब तैयार थे कि अगर हमारी तरफ मिसाइल आएँ तो उनको रोका जाएगा। अड्डे अमेरिका ने खाली कर दिए हुए थे, वहाँ पे कोई अमेरिकी मौजूद नहीं था। और टेक्निकल बात ये है कि मेरा ख़्याल है कि ये जो गल्फ़ ममालिक हैं उनका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मैं कहूँ कि जी दुबई तबाह हो गया है, मैं कहूँ रियाद तबाह हो गया है, मैं कहूँ बहरीन तबाह हो गया। अब देखिए ना, बहरीन तो बहुत छोटा-सा है, 2 मिसाइल 3 मिसाइल की कहानी है। लेकिन ऐसी बात है, ईरान ने यहाँ तो रिस्ट्रेंट का भी मुज़ाहरा किया है और हमला भी किया है। मैसेज लेकिन दिया। टेक्निकल बात ये है कि हमला करना और रिस्ट्रेंट करने का नताइज एक जैसे हैं। ये ममालिक ईरान से खुश तो नहीं होंगे और इन ममालिक को जवाब तो मिला है। लेकिन इसराइल का जो जवाबी हमला है, उससे मुझे गल्फ़ ममालिक में ज़्यादा नुकसान नज़र नहीं आया। इसराइल में भी कुछ मिसाइल जाके लगे हैं, लेकिन चूँकि ज़्यादातर मिसाइल ईरान के इंटरसेप्ट हो रहे हैं और ज़्यादातर मिसाइल्स को रास्ते में तबाह किया जा रहा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ईरान जो है वो नुकसान करने की पोज़ीशन में है। ईरान ने सेरेमोनियली हिट किया है। अब वो कितना ड्रास्टिक है, कितना पेनफुल है, ये एक अलग बात है। तो मुज़म्मिल साहब, वज़राए ख़ारिजा के दरमियान टेलीफ़ोनिक रब्ता हुआ है पाकिस्तान और ईरान के, और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर, बदलती हुई जोग्राफ़ियाई और सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल पर इन्होंने तबादला ख़्याल किया है। क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल है। ये दुरुस्त है कि इस तनाज़े में पाकिस्तान फ़रीक नहीं है। आप देखें ना, ईरान ने सब अरब ममालिक पे मिसाइल हमला किया, पाकिस्तान पर तो नहीं किया। वो पाकिस्तान को इसमें फ़रीक नहीं समझता, बल्कि पिछली जो जंग थी जून वाली, उसमें तो ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया था और पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे ईरानी पार्लियामेंट में लगे थे। तो ईरान तो पाकिस्तान से पिछली दफ़ा भी खुश था, अब के भी खुश है। अमेरिका भी खुश है। लेकिन एक सूरत-ए-हाल मुश्किल है कि अगर सऊदी अरब पर ज़्यादा हमले होंगे तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट मौजूद है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान भी राब्ता हुआ है और पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान भी राब्ता हुआ है। और मेरे ख़्याल में सिर्फ़ एक सऊदी अरब का फैक्टर है जो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर ईरानियन ज़्यादा सऊदी अरब को अटैक करते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, वरना ओवरऑल पाकिस्तान इसमें कुछ ज़्यादा फ़रीक नहीं है। और मैं समझता हूँ ना पाकिस्तान अमेरिकन साइड पे है, ना ईरानियन साइड पे है, हम एक न्यूट्रल साइड पे बैठे हैं। हम ईरान के हक़ में बात ज़रूर करते हैं, लेकिन हम ना ईरान के लिए अमेरिका से लड़ रहे हैं, ना अमेरिका के लिए ईरान से लड़ रहे हैं। तो मुज़म्मिल साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम रीजनल प्लेयर्स की बात करें तो आउट ऑफ 7 एटॉमिक पावर्स 4 तो इसी रीजन में हैं। अब रशिया और चाइना की अगर हम बात करते हैं तो उनका स्टांस क्या है? वो किस तरह से सपोर्ट करेंगे ईरान को या नहीं करेंगे? देखें, ये तो एक तयशुदा बात है कि कोई किसी के लिए नहीं लड़ता हुँ। और रूस और चीन तो बिल्कुल किसी के लिए नहीं लड़ते। रूस और चीन ने ईरान को असला तो दिया होगा, को मिसाइल्स दिए होंगे, लेकिन अब ये कि क्या चीन और रूस आके ईरान के साथ खड़े होकर लड़ना शुरू कर देंगे अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। दुनिया तवक्को यही करती है कि अगर आप रीजनल पावर हैं, आप सुपर पावर होने का दावा करते हैं, तो फिर आपको अपने हलीफ़ों के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन हमने देखा बिशारत अल असद की दफ़ा भी रूस ने बिशारत अल असद को पनाह तो दी, लेकिन बिशारत अल असद को बचाया नहीं। फिर हमने वेनेज़ुएला में भी देखा कि रूस और चीन मिलके मैदुरो को बचा नहीं सके और अमेरिका उसको उठा के ले गया। रूस यूक्रेन में फँसा हुआ था, चीन अपनी ट्रेड डील कर रहा था। अब भी आप देखिए, मार्च के पहले हफ्ते में प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन जाना है, बीजिंग। वहाँ बहुत मुआहदे होने हैं। चीन इस वक़्त ईरान के साथ खड़े होके इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि ट्रंप ऑलरेडी मार्च में उनके घर आ रहा है, वो नहीं चाहते हैं। टाइमिंग ऐसी है कि चाइना जो है वो खुल के लड़ नहीं सकता है। चाइना की हिस्ट्री भी ये है कि वो किसी के लिए नहीं लड़ा।
जो पाकिस्तान इंडिया की भी लड़ाई थी, उसमें चाइना को हमारे साथ आकर इंडिया के खिलाफ लड़ना नहीं शुरू हो गया था, लड़े हम खुद ही थे। चाइना ने हमें हमारे हथियार दिए, जहाज़ दिए, इंटेल दिया। सैटेलाइट्स दी, इंटेलिजेंस दी, वो ईरान को भी दे रहा है। जितनी मदद चीन ने पाकिस्तान की थी इंडिया के खिलाफ, उतनी मदद चीन ईरान की भी कर रहा है। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि चूँकि हमारा मुकाबला, हम ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर थे, हमारे पास मिसाइल्स अपने इंडिजिनस भी बहुत थे। ईरान न्यूक्लियर पावर भी नहीं है और ईरान के पास एयर फोर्स भी नहीं है, जहाज़ भी नहीं है, उतना डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। तो चाइना की डिपेंडेंस ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन मेरा ख़्याल है जितनी मदद चीन और रूस कर चुके हैं कि उन्होंने कोई असला, मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दी होगी, इससे ज़्यादा मदद की हमें चीन और रूस से तवक्को नहीं करनी चाहिए। कोई किसी दूसरे मुल्क के लिए लड़ने नहीं आता। तो मुज़म्मिल साहब, अगर हम बात करें स्टेट ऑफ हमेस के, अपनाए हमेस की, तो हमने देखा वहाँ पर मशक़ें भी हुई, फिर उसके बाद 40% जो दुनिया का तेल है वो वहाँ से ट्रेड होता है। तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस है, और ईरान के पास जो अपनाए हमेस के ऑप्शन है वो उसको अवेल कर सकता है या नहीं करेगा? फिर हमने देखा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स भी अभी तक यूज़ नहीं किए गए। देखिए, आबनाए हमस का जो ज़्यादा नुकसान होगा वो चीन को होगा। हुँ। वहाँ से ज़्यादा तेल चीन को जाता है और वो रास्ता चीन इस्तेमाल करता है। लास्ट टाइम भी जब जून में जंग थी, तो जब आबनाए हमस बंद करने की बात आई थी, तो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा था कि ये चीनी और ईरानियंस के दरमियान है, क्योंकि इससे ज़्यादा तेल ईरान का बंद हो हुँ। जाएगा, चीन का बंद हो जाएगा। लेकिन इस बार आबनाए हमस को खुला रखने के लिए अमरीकी बहरी बेड़ा वहाँ मौजूद है, और ये एश्योर रखने के लिए कि जो तेल की तरसील है वो चलती रहे, अमेरिका ने अपने 3 बहरी बेड़े जो हैं वो ख़ित्ते में रखे हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है इस बार ईरान के लिए आबनाए हमस बंद करना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो चाहे भी, तो अमेरिकी बहरी बेड़ों की मौजूदगी में उसको बंद करना, अगर वो ब्लॉकेड करेंगे तो अमेरिका वो ब्लॉकेड खुला देगा, और वो ब्लॉकेड खुल जाएगा। तो कोई लंबा ब्लॉकेड आबनाए हमस का मुझे लगता है इस बार ईरान नहीं कर सकेगा, क्योंकि अमेरिकी बहरी बेड़े बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं, और वो इस ब्लॉकेट को खोलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अब देखने की बात ये है कि ईरान ने अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं इस्तेमाल किए। हुँ। ईरान जब बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करेगा, तो दूसरी तरफ से भी तो बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने की बात शुरू होगी ना। हुँ। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका और रूस, इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, और अमेरिका और रूस के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल मौजूद हैं। तो जितना ईरान इसको एस्केलेट करता जाएगा, दूसरी तरफ से भी उतना एस्केलेट होता जाएगा। तो ईरान को भी देखना है कि उसने जंग कितनी बढ़ानी है, और अब देखने की बात ये है कि असल टारगेट तो अमेरिका का जो है वो रजीम चेंज है। हुँ। मैं आज देख रहा था कि रज़ा शाह पहलवी की वीडियो भी आ रही थी, उन्होंने भी अचकन-शचकन चला ली है, वो भी समझ रहे हैं मैंने तेहरान लैंड करना है। कितनी देर तक ख़ामनेई ईरान को इस लड़ाई में होल्ड कर सकेंगे? मतलब आप देखें, ट्रंप ने तो पासदाराने सर, 1 इनकलाब। सेकंड, ईरान की जिस तरह भी आपने होल्ड करने की बात की, तो ईरान के पास रिटेलिएशन की कितनी पावर है? देखिए, मिसाइल-शिज़ाइल ही है ना, और वो भी लिमिटेड तादाद में है। लास्ट टाइम भी हम जून में भी देखते थे, तो ईरान रोज़ के 5, 7, 10 मिसाइल से ज़्यादा नहीं चलाता था। चूँकि मिसाइल्स एक लिमिटेड तादाद में उसके पास मौजूद थे, वो 5, 7, 10 चलाता था और फिर आप चुप कर जाता था। इस बार भी देखना ये है कि कितने दिन और कितनी तादाद में रोज़ाना के मिसाइल फायर करता है, और ये भी देखना है कि अमेरिका और इसराइल मिलके कितनी बमबारी करते हैं, और वो बमबारी कितनी लीथल है। अब देखने की बात ये है कि टेक्निकल जो देखने वाली बात है कि ईरान कितने दिन और कितनी लंबी ये जंग लड़ सकता है। अगर तो ईरान अमेरिका को नुकसान पहुँचाने की में कामयाब हो गया, मतलब को उसका बहरी बेड़े को नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो गया, कोई अमेरिकी मारने में कामयाब हो गया, तो फिर तो उसको ईरान की फ़तह की जाएगी। और अगर अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होता और इसराइल का भी कोई नुकसान नहीं होता और ज़्यादा नुकसान ईरान का होता है, तो फिर वो दोनों फातह के तौर पे निकलेंगे। तो मुज़म्मिल साहब, ईरान की तो हमने बात कर ली, अगर हम इसराइल की बात करते हैं, तो हम ट्रंप की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसराइल ज़्यादा देर तक इसको चला सकता है आगे जंग को? क्योंकि हमने देखा कि पिछली जंग में तो 12 दिनों में इसराइल की बस हो गई थी और कह रहे थे कि बस जंग ख़त्म कराओ। जी, 12 दिन अमेरिका साथ नहीं था, हुँ। लेकिन इसराइल ने 12 दिन वो जंग लड़ी, और वाक़ई इसराइल थक गया था 12 दिन बाद, और उसने अमेरिका से एक सेफ़ पैसेज माँगा था, जो B-52 बम्बार्स की सूरत में इसराइल को सेफ़ पैसेज दिया गया था। हुँ। इस बार वो सेफ़ पैसेज कौन देगा? क्योंकि इस बार तो पहले दिन से अमेरिका साथ है, और इस बार सीज़ फायर कौन कराएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।
सवाल ये है कि जब अमेरिका ही लड़ाई में शुरू हो गया है तो फिर सीज़ फायर कौन कराएगा? अब अमेरिका अगर अपने अहदाफ हासिल किए बगैर वापस जाता है तो ट्रंप की सुबकी होगी। अमेरिका में ट्रंप का क्रेडिट रेटिंग इलेक्शंस और आ उसकी रहे हैं। पॉपुलैरिटी वैसे ही लो है। और अगर वो नाकाम होकर अब ईरान से जाता है, और टेक्निकल बात यह है कि खामनाई अपना इक़्तिदार बचा लेता है, ईरान अपने मिसाइल बचा लेता है, यूरेनियम बचा लेता है, तो फिर ट्रंप क्या मुँह लेके अमेरिका जाएगा कि मैंने क्या किया? मैंने बमबारी की। वो कहेंगे उस बमबारी के नतीजे में क्या हुआ? हुँ। ईरान का क्या नुकसान हुआ? आपने कुछ चलो जी बंदे मार लिए। लेकिन अगर खामनाई का इक़्तिदार बाकी रहता है, अगर वहाँ जो यूरेनियम है वो बाकी रहता है, तो फिर देखने वाली बात ये है कि अमेरिका को हासिल क्या हुआ? लिहाजा अमेरिका के लिए अपने अहदाफ हासिल करना, इसराइल के लिए अपने अहदाफ हासिल करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका अभी मुझे कोई इतना फ़ौरी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे ज़्यादा सेटअप तो उन्होंने यही किया होगा ना कि हमारा इक़्तिदार कायम रहे जो भी हो। तो वो इक़्तिदार कायम रहने के लिए अब हमें रास्ता समझ नहीं तो आ मैं समझ साहब एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, हमने देखा कि ट्रंप की जानिब से जो पिछली दफ़ा मुज़ाहिरे हुए ईरान में, तो कहा गया कि जो ईरानी अवाम है वो तंग आई हुई है लीडरशिप से, बट व्हेन इट कम्स टू सॉवरेनिटी तो ईरानी कौम मुत्तहिद हो जाती है एज़ ए नेशनल सर्वर। तो आपको क्या लगता है अभी भी जो अमेरिका चाह रहा है कि ईरान के अंदर से बगावत उठे इस जंग के दौरान, तो क्या ईरानी अवाम किसका साथ देंगे? देखिए, ख्वाहिश तो देखें, इस वक़्त आज ट्रंप ने कहा है कि 16.5 लाख ईरानी रियाल का $1 हो गया है। हुँ, जो पिछले दिनों 12-13 लाख रुपए का था, इसका मतलब ईरानी करेंसी और गिर गई है। हुँ, इसका मतलब है वहाँ पे माशी हालात और ख़राब हो गए हैं। पहले भी ईरान में जो मुजाहरे हुए हैं वह ख़राब माशी हालात की वजह से हैं। बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, डॉलर है नहीं है, चीज़ों की कमी है, लोग तंग हैं इस जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं। लेकिन जब जंग होती है तो लोग मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं हम घास भी खा लेंगे लेकिन मुल्क का दिफा करेंगे। हुँ, अब एक टेस्ट ये भी है कि क्या इस जंग में ईरानी अवाम क्या खामनाई के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं? देखिए, अमेरिका की कामयाबी तो यही है कि ईरानी अवाम खामनाई के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ, और वो खामनाई के ख़िलाफ़ ईरान में मुज़ाहरे शुरू हो जाएँ, इधर से अमेरिका हो जाए, इसराइल हो जाए, इधर से ईरान के अंदर तेहरान में लाखों का मुज़ाहरा हो, फिर तो खामनाई के लिए मुश्किल है। हुँ। लेकिन अगर ईरानी अवाम इस वक़्त खामनाई के ख़िलाफ़ नहीं निकलते और वो मुल्क के दिफ़ा में खामनाई के साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर अमेरिकन अहदाफ हासिल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रज़ा शाह पहलवी अमेरिका में बैठ के जितनी मर्ज़ी तकरीरें करता रहे, वो तेहरान में मौजूद तो नहीं है। हुँ। और वो तेहरान लैंड कैसे करेगा? और कोई और भी ऐसा लीडर नज़र नहीं आ रहा ईरान के अंदर जो खामनाई को चैलेंज कर सके और खामनाई के मुकाबले में उसको पॉपुलर सपोर्ट हासिल हो। जो पिछले मुजाहिरे थे वो भी लीडरलेस थे, और उनके नतीजे में तो सुना है बहुत से लोगों को फांसियाँ भी दी गई हैं। खौफ का भी आलम है कि अगर खामनाई बच गया तो क्या होगा? लिहाजा क्या ईरान के अंदर खामनाई के ख़िलाफ़ बगावत होगी? मुझे इसके इम्कानात फ़ौरी तौर पे नज़र नहीं आते हैं। ईरान में खौफ का भी माहौल है, पिछली बगावत नाकाम भी हुई है, और कोई लीडर भी ऐसा नहीं है जो खामनाई को चैलेंज कर सके। तो मुज़फ़्फ़र साहब अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से प्रिमिटिव स्ट्राइक्स कहा गया, तो अगर हम बात करते हैं इसराइल इटसेल्फ 75,000 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद कर चुका है, जेनोसाइडर है। फिर उसके बाद एप्स्टाइन फाइल्स का भी प्रेशर है। तो इस ओवरऑल सिचुएशन में क्या जो ट्रंप साहब का बयान सामने आया है, वो जस्टिफिकेबल है? प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स नहीं है ये एग्रेसिव स्ट्राइक्स। एग्ज़ैक्टली। मैं इसको प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स नहीं मानता। हुँ, मतलब प्रिएम्प्टिव तो तब हो ना जब ईरान ने कोई इसराइल पर हमला करने का ऐलान किया हुआ था और वो कहें जी कि हमने अपने ऊपर हमला रोकने के लिए प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर ली है। हुँ, ईरान तो जंग से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। ईरान तो एक दिन पहले ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान तो यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी भी ख़त्म करने के लिए तैयार था। हुँ, ईरान तो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ मुज़ाकरात में कर रहा था कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ। लेकिन जून में भी ऐसे ही हुआ था। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता था लेकिन इसराइल ने हमला शुरू कर दिया। तो मुज़ाकरात जो थे वो सिर्फ़ टाइम बाय करना था कि जंग की तैयारी नहीं थी। कभी भी अमेरिका और इसराइल का ईरान के साथ कोई कामयाब मुज़ाकरात का कोई एजेंडा मुझे नहीं नज़र आया था। अब जहाँ तक आप इसराइल की बात कर रहे हैं कि उसने फ़लस्तीन में जेनोसाइड किया है, मैं समझता हूँ कि जो बोर्ड ऑफ़ पीस है उसके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। ये ईरान पर हमले से देखा जाएगा कि आगे जाके इसराइल को मुस्लिम वर्ल्ड कैसे देखती है। मुज़फ़्फ़र साहब एक और चीज़ यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि अब देखते हैं कि अब जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, जिस तरह से एप्स्टाइन फाइल्स का भी प्रेशर है, फिर आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो क्या ट्रंप का ये जो इक़दाम है, इस दफ़ा तो ट्रंप पिछली दफ़ा तो जब जंग हुई थी, ट्रंप ने कहा था कि हमें नहीं पता था। इस दफ़ा तो उसने कोई पर्दा ही नहीं रखा। तो ये जो स्टेप है ट्रंप का, ये हिस्ट्री में किस तरह से लिया जाएगा? एक ब्लंडर या इसके आउटकम्स
ट्रम्प जिस तरह चाहता है वो अचीव कर लेगा? भाई अगर तो खामनाई पकड़ लेते हैं, खामनाई मार देते हैं, ईरान हुँ, में रजीम चेंज हो जाती है, तो ट्रंप फातह के तौर पे अमेरिका में जाएगा कि मैं फ़तह का हासिल की है हुँ। और उसका मिड टर्म इंतखाबात सीधे हो जाएँगे। और अगर रजीम चेंज नहीं होती है और अगर खामनाई नहीं उनके हाथ आता है और वो होल्ड कर लेता है और बगैर कुछ हासिल किए ये जंग बंद होती है, तो ट्रंप का तो मिड टर्म इंतखाबात में बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। उसकी तो ऑलरेडी पॉपुलैरिटी बहुत लो पे जा रही है और फिर लोग कहेंगे इसने फ़िज़ूल जंग की है, नाकाम जंग की है। तो मेरे ख़्याल में ट्रंप का खुद बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेक हो गया है इस जंग को शुरू करके। और ट्रंप भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। हमें देखना ये है कि ट्रंप के लिए भी ये डू एंड डाई वाला मामला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जंग जल्दी बंद नहीं होगी जब तक अमेरिका और इसराइल के अहदाफ पूरे नहीं होंगे। मुज़म्मिल साहब, आखिर में आपसे कमेंट लेना चाहूँगी कि सिक्योरिटी, सियासी, इलाकाई, सफ़ारती और मुआशरी बसीरत में अपने आप क्या कमेंट करेंगे इस ओवरऑल सिचुएशन को, क्योंकि ख़ित्ते में तो आमरेज़ बढ़ गया। देखें जी, अरबों को तो पहली दफ़ा जंग का सामना है। हुँ, अरबों की तो मईशत ही अमन की मईशत थी। एग्ज़ैक्टली। दुबई तो लोग पीस के लिए जाते थे, सऊदी अरब पीस के लिए जाते थे। अरबों ने तो इस दौरान सिर्फ़ अमन की कमाई खाई है। और पहली दफ़ा हमें अरबों में अमन नज़र नहीं आ रहा और अरब जो हैं वो पोटेंशियल टारगेट हैं। ये देखना पड़ेगा कि इस जंग के बाद अरबों की मईशत को क्या नुकसान होता है। दुबई कहाँ खड़ा है? लोग दुबई में ख़ुद को सेफ़ फ़ील करते हैं या नहीं करते हैं, ये डिपेंड करेगा इस जंग के अहदाफ क्या होंगे, इस जंग के नताइज क्या होंगे। अगर तो ईरान पूरी तरह ख़त्म हो गया, सरेंडर हो गया ख़ामनाई रजीम, वहाँ एक सेकुलर रजीम आ गई, फिर तो अरब भी फ़ातह होंगे, अमेरिका भी फ़ातह होगा, इसराइल भी फ़ातह होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ख़्याल में अरबों के लिए तो मुस्तकिल थ्रेट हो जाएगा ईरान। तो मेरे ख़्याल में ये जंग बहुत डिसाइसिव है, इसमें अब बहुत सारे मुल्कों का स्टेक हो गया है और मुझे ईरान की कुछ तन्हाई भी नज़र आ रही है कि ईरान के साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा। तो मुज़म्मिल साहब, पाक अफ़गान जंग की बात करें तो अब सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है? देखिए, पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स जारी हैं। हुँ, हमने उनकी कुछ 30-35 पोस्टें कब्ज़ा कर ली हैं। हम उन पर आज भी बमबारी कर रहे थे। वो ठीक है कि अफ़गान मीडिया ये कहने लग गया था कि हमने पाकिस्तान का एक जहाज़ गिरा लिया है, जिसको पूरी दुनिया ने मज़ाक लिया है। पायलट भी उन्होंने शलवार कमीज़ वाला और दाढ़ी वाला तो रखा, तो पाकिस्तानी पायलट की वो शक्ल भी नहीं बना सके। कुछ लोग कह रहे थे कि अब वो को पाकिस्तानी पायलट की वर्दी अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे अफ़गानिस्तान से उन्हें एक वर्दी नहीं मिल रही, जो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की वर्दी हो के उस पायलट को पहनाई दें। तो वो तो एक मज़ाक था। जैसे पहले उन्होंने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं फैज़ाबाद पे, ये और वो तो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोपेगेंडे की जंग लड़ी है कि जी हम भी बड़ा कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अफ़गानिस्तान को मार पड़ रही है। मैं समझता हूँ ये ईरान जंग के साथ-साथ हमें ज़रा अफ़गानिस्तान पर सख्ती बढ़ा देनी चाहिए, बमबारी बढ़ा देनी चाहिए। दुनिया की सारी तवज्जो व इस वक़्त ईरान की तरफ है, किसी की तवज्जो अफ़गानिस्तान की तरफ नहीं होगी, तो पाकिस्तान को अपने अहदाफ जो हैं वो फ़ौरी तौर पे हासिल करने चाहिए। और मेरे ख़्याल में जो थोड़ी बहुत रुकावट थी या डर था कि ये ना करें तो ये हो जाएगा, मेरे ख़्याल में अब सब कुछ कर गुज़रे। अब ईरान की और अमेरिका की लड़ाई का हमें ये फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ अपने तमाम अहदाफ हासिल करने चाहिए, अपनी स्ट्राइक्स बढ़ानी चाहिए, हमें हमले बढ़ाने चाहिए ताकि हम अपने अहदाफ वहाँ मुकम्मल तौर पे हासिल कर सकें। जब तक दुनिया ईरान से फ़ारिग हो, हम अफ़गानिस्तान से फ़ारिग हो गए हों, हमें इस वक़्त को बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए अपनी इस लड़ाई को। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सॉवरदी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।